सबाहत आफरीन की लिखी कहानी हवेली का जिन। जिंदगी हादसों की लंबी दास्तान है। छोटे बड़े वाकये होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा वाकया पेश आ जाता है कि हमारे जहन का एक कोना उन्हें याद करके हमेशा सहमा रहता है। वो वक्त, वो हादसा भूलता नहीं है। जैसे मेरे दिमाग से वो बातें नहीं निकल पाती, किसी याद हो गए किस्से की तरह नक्श हो गई हैं। मुझे नहीं मालूम मेरी बातों पर आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन उस गुजरे वक्त को याद करती हूँ तो आज भी मेरे जिस्म के रोए खड़े हो जाते हैं। रात का वक्त था। पुरानी हवेली के बाईं तरफ वाले कमरे में मैं नमाज पढ़ रही थी। हल्की पीली बल्ब की रोशनी और बेतरह सन्नाटे में घिरी मैं जल्द से जल्द नमाज से फारिग हो जाना चाहती थी। सुभाना रब्बिल आला, सुभाना रब्बिल आला, सुभाना रब्बिल आला। मैंने सजदे से सर उठाया तो मेरी पलकें न जाने कैसे सामने दीवार पे ठहर गईं। वहां मेरी परछाई के अलावा एक और परछाई उभर रही थी, ठीक मेरे पीछे से, कंधे से झांकती हुई। काफी बड़ी, इंसानी कद से कहीं ज्यादा लंबी चौड़ी। मैं सिहर उठी, आगे की दुआ हलक में फंस गई। मैंने जोर से आंखें मीच ली। कुछ सेकंड बाद खोल के देखा तो उस परछाई के लंबे हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं जोर से चीखी। ये वाकया मेरे घर का नहीं, उस घर का है जो मेरी रिश्तेदारों का था। लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर सिद्धार्थनगर जिले में एक गांव है, कादिराबाद। वहां मेरी दादी की बड़ी बहन अपने नाती पोतों के साथ उस बड़े से पुरानी हवेली नुमा मकान में रहती थी। मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए मैं दादी के साथ उनकी बहन के उस बड़े से घर में कुछ दिन के लिए रहने आई थी। हम लोग बचपन से उस हवेली की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे, लेकिन वहां जाने का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मुझे याद है, जाड़े के दिनों में हम सब बच्चे लिहाफ में दुबके दादी से उस हवेली के किस्से सुना करते थे। दादी सरौता लिए सुपारियां काटती जाती और कहती, वो हवेली इंसानों ने थोड़े बनाई थी, उसे जिन्नातों के जरिए रातों रात तामीर करवाया गया था। हमारे बुजुर्ग आलिम थे, उन्होंने अपने इल्म से जिन्नों को काबू में कर रखा था। दादी पूरे यकीन से कहती और सारे बच्चे सहम कर उनके और करीब हो जाते। एक दफा मेरे भाई ने सवाल किया, दादी क्या अब भी जिन्न उन लोगों के काबू में है? दादी बोली, अरे वो आलिम बुजुर्ग तो अब दुनिया से चले गए, अब वो जिन्नात किसी के काबू में नहीं है। हवेली की ऊपरी मंजिल में एक तरफ रहते हैं। दादी राजदाराना अंदाज में धीमे से बोली। मैं बचपन से काफी निडर और तेज तर्रार मानी जाती थी। पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानती, ये सब खामखा की डराने वाली बातें हैं। दादी मुझे घूर कर देखने लगी। मेरी अम्मी भी चुपचाप बैठी सुन रही थी। दादी ने अम्मी की तरफ देखते हुए कहा, इसी की तरह कम अक्ल थी वो सजीला, वो भी नहीं मानती थी। लाख मना करने के बावजूद वो बंद हिस्सा खुलवा के वहां रहने लगी। हशर पूरा खानदान जानता है, घर की जितनी औरतें पेट से होती, किसी ने जिंदा बच्चा नहीं जना। दादी की बात से बच्चे हल्का घबरा गए। आखिरकार वो जगह बंद करवाई, तब जाके सिलसिला रुका। मेरी अम्मी भी इन बातों में यकीन रखती थी। वो बोली, सुना है जिन्नात जहाँ रहते हैं वो जगह ना बेहद गर्म होती है। दादी सुपारी खाते हुए हामी भरती, हाँ, क्योंकि उन्हें आग से बनाया गया है। बचपन की वो बातें याद करके सिहरन हो रही थी। मैं मानती तो अभी नहीं थी वो सब, लेकिन फिर वो नमाज के वक्त मेरे पीछे कौन था? मैंने खुद को बहला लिया कि होगा कोई पीछे, हवेली में तमाम लोग हैं, शक हुआ होगा मुझे। जिन दिनों में दादी के साथ उस हवेली गई थी, इत्तेफाक से उसके दिन घर के ज्यादातर फर्द दूसरे गांव एक शादी में गए थे। 2 दिन बाद लौटने वाले थे। वो तो शुक्र था कि घर में बड़ी दादी और खानसामा थे, और हाँ, लैला थी। मेरी हमउम्र थी लैला, लेकिन बिल्कुल खामोश फितरत, जैसे बोलना ही नहीं जानती हो।
वो यतीम लड़की थी, बचपन से बड़ी दादी के पास रहती थी। ये बातें 2 रोज पहले उसने ही मुझे बताई थी। मैंने पहली बार उसे देखा था, तभी बहुत मासूम लगी थी वो। उस शाम मैं हवेली के बाहर खड़ी उसे गौर से देख रही थी। सब लोग दूसरे गांव जा चुके थे, इसलिए सन्नाटा ही था। ऊंचे मेहराबी बुर्ज और दीवारों पे जगह जगह काई लगी हवेली में अजीब सूनापन पसरा हुआ था। मैं पहली बार यहाँ आई थी और अब अपने यहाँ आने के फैसले पर पछतावा हो रहा था। एक तेज आवाज उभरी तो मेरा कलेजा धक से हो गया। देखा तो एक काली बिल्ली मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। मैं घबरा गई। वापस मुड़ी तो लगा जैसे कोई मेरा नाम धीमे धीमे पुकार रहा है, आलिया, आलिया। मैं तेज कदमों से लगभग भागते हुए वापस आने लगी। हवेली के लंबे गलियारे में रोशनी नाम भर की थी। मैं निगाहों को सामने जमाए हुए तेज कदमों से चल रही थी। न जाने क्यों रास्ता भरा भरा सा लग रहा था, जैसे साथ साथ कुछ और लोग भी चल रहे हों। एक साथ कई कदमों के चलने का एहसास। मैं पलट के देखना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदम जम गए। मेरी गर्दन के पीछे किसी का लम्स महसूस हुआ, जैसे किसी ने हाथ रखा हो। मैं चीखने को हुई। कांपते हुए पलट के नजर घुमाई तो देखा लैला खड़ी थी। वो काली बिल्ली अब उसकी गोद में थी। उसकी आंखें कैसी बेनूर थीं, जैसे जान ही ना हो। वो एक टक मुझे देख रही थी। दादी अम्मी बुला रही हैं, खाना लग गया है। ये मेरी लैला से पहली मुलाकात थी। तुम कौन हो? मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, लैला, यहीं रहती हो? मैंने पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। फिर उसने मुझे बताया कि वो यतीम है और बचपन से दादी के पास रहती है। ये बिल्ली? मैंने उस चमकती आंखों वाली स्याह बिल्ली की तरफ इशारा किया। दोस्त है मेरी, लैला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ओह, तो ये पालतू बिल्ली है। ये सोचते हुए मैंने अपने डर को दूर झटक दिया। मैं चुपचाप लैला के पीछे चलने लगी। उसके होने से थोड़ी ढाढ़स महसूस हो रही थी। गलियारा खत्म होने के बाद सामने बड़ा सा आंगन था और आंगन के चारों तरफ नक्काशीदार लकड़ियों के चौड़े सुतून बने थे। उनके सिरों पर पीले टिमटिमाते बल्ब अपनी उदास सुस्त रोशनी लिए बेमन से टंगे थे। हवेली की ऊपरी मंजिल का बाईं तरफ वाला हिस्सा अब भी बंद पड़ा था। कई सालों से वहां किसी का आना जाना नहीं था। ये बातें यहां आने से पहले ही दादी ने मुझे बता रखी थीं। मैं कैसे भी उस बंद हिस्से का राज जान लेना चाहती थी जो सालों से सुनती आई थी। लैला के साथ चलते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंची तो वहां दोनों दादियां सर जोड़े न जाने कौन से राजो नियाज में मसरूफ थीं। दादी तो यहां आकर मुझे भूल ही गई हैं। मैंने कुर्सी खींची तो इस खटपट की आवाज से दादी ने मुझे देखा और बोली, आज खाली चांद की रात है, ऐसे बाल खोल के कहाँ घूम रही थी आलिया? उन्होंने मेरे लंबे खुले बालों की तरफ इशारा किया। फिर बोली, जल्दी खाना खाकर सो जाओ और हाँ, दुआएं पढ़ के सोना। दादी की बात पर मैंने सर हिला दिया और उस हॉल नुमा ड्राइंग रूम की दीवारों को देखने लगी। जानवरों के सींग जगह जगह लगे हुए थे। बल्ब की पीली रोशनी में 12 सिंगे की लंबी उलझी हुई सींग अजीब डरावनी लग रही थी। मैंने खुद को समझाया, पढ़ी लिखी लड़की होके इन फालतू बातों को क्यों सोच रही हूं मैं? टेबल से 10 कदम की दूरी पर एक बड़ा सा नक्काशीदार शीशा लगा था। एक बात पर मैंने गौर किया था कि हवेली में जगह जगह आदम कद आईने लगे थे। लकड़ी का खूबसूरत काम हवेली को शानदार बना रहा था। मैं खाना खाकर वॉश बेसिन पे हाथ धुलने आई तो लैला ने धीमे से कहा, मेरे कमरे में सोना हो तो आ जाना। ये सहन पार करके बाईं तरफ 4 सीढ़ियां चढ़ोगी, कोने वाला कमरा मेरा है। अच्छा, कहकर मैं वापस दादी के पास आकर बैठ गई। दादी अपनी बहन से जमाने बाद मिली थीं। भूले बिसरे किस्से याद किए जा रहे थे। मैं चुपचाप बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। जाहिर है उन्हें सुनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दरअसल मैं तो हवेली के बारे में जानना चाह रही थी। आखिर ये जगह इतनी पुरअसरार क्यों है?
मुझ जैसी निडर लड़की भी इस खौफ के साए में आती जा रही है। कुछ तो है जो राज के पर्दे में है। मेरी दादी हाथ में सफेद मोतियों की तस्बीह लिए वहां से उठ गईं। वो देर रात तक तन्हाई में दुआएं पढ़ा करती थीं। मैं बड़ी दादी के साथ दीवान पे गांव तकिए के सहारे टिक गई थी। वो नस्वार यानी तंबाकू की पत्तियों के बुरादे को चुटकियों में लेकर नाक के करीब ले जाती, फिर आंखें बंद करके सांस जोर से खींचती। मैं उनके चेहरे को गौर से देखने लगी। सफेदी लिए झक गोरा रंग जिस पर झुर्रियों का जाल बिछा था, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें सुर्ख डोरे तैर रहे थे। इस सर्द रात में बड़ी दादी का वजूद खामोश हवेली का एक बंद हिस्सा लग रहा था। उन्होंने आंखें खोलकर मुझको देखा तो मैंने जल्दी से पूछा, ऊपरी मंजिल का बाएं तरफ वाला हिस्सा बंद क्यों रहता है? वहां कोई रहता क्यों नहीं? मैंने आखिर वो सवाल पूछ लिया जो देर से दिमाग में कुलबुला रहा था। वो किसी को रहने नहीं देते, दादी ने धीमे से कहा। वो कौन? मैंने जानबूझकर पूछा, जबकि मैं जानती थी कि बड़ी दादी जिन्नों को कह रही हैं, क्योंकि छोटी दादी ने यह बात हम भाई बहनों को बताई ही थी। कुछ देर खामोशी रही। मैंने खुद को हौसला देने के लिए जल्दी से कहा, आप ये सब मानती हैं? मुझे लगता है ये सारी बातें दिमागी उलझन और मन का वहम है। बड़ी दादी ने पूरी आंखें खोलकर मुझे देखा। सफेद पानी में गुलाबी डोरे बढ़ने लगे थे। छोटी बहू सजीला भी नहीं मानती थी, हर बात में जिरह करती थी। 3 दफे पेट से हुई, मगर तीनों बार मरे हुए बच्चे जने उसने। मालूम नहीं क्या? दादी चुप होकर दाईं ओर देखने लगी, जैसे वहां कोई खड़ा हो। मैंने उनकी नजरों का पीछा किया तो देखा लैला की काली बिल्ली चुपचाप बैठी थी। दादी मेरी तरफ देख के बोली, कितना समझाया था उसको, लेकिन आलिया तू भी सुन, खामोश रहना सीख। मुझे डर का एहसास हुआ। मैं बुदबुदाते हुए बोली, यानी कि उन्हें मार दिया गया? ये कैसे हो सकता है? वो नस्वार की चुटकी नाक के पास ले जाते हुए मुस्कुराई और बोली, कहा ना जिरह मत कर, जा सो जा। मुझे एकदम से ठंड का एहसास होने लगा। सर्दी हड्डियों में घुसने लगी थी। मैं वहां से निकलकर अपनी दादी यानी छोटी दादी की तलाश में सुतूनों से घिरे चबूतरे की तरफ गई। घुप अंधेरा था, आसमान जैसे गायब हो गया था। मैंने थोड़ी तेज आवाज में पुकारा, दादी कहाँ हो आप? सन्नाटे में मेरी आवाज कैसी अजनबी लग रही थी। वो दीवान खाने में है, लैला ने धीमे से कहा तो मैं चौंक कर उसे देखने लगी। तुमने डरा दिया मुझे, तुम्हारे आने की आहट ही नहीं हुई, मैं कहती हुई उसके साथ चलने लगी। लैला के साथ चलते हुए मुझे ख्याल आया कि मैं दादी को जाके बताऊं कि सोने जा रही हूं। ये सोचते ही मैं रुक गई और बुदबुदाई, दादी को बताती हूं वरना वो इंतजार करेंगी। लैला ने बेतासुर निगाहों से मुझको देखा और बोली, वो जानती हैं। अच्छा, कहते हुए मैं लैला के पीछे चलने लगी। हमारे आगे 4 सीढ़ियां थीं। उनसे उतरकर नीचे काफी बड़ा सहन था जिसे पार करके आगे जाना था। मैं 3 सीढ़ियां नीचे उतरी। चौथी सीढ़ी पे मेरा बैलेंस बिगड़ गया और लड़खड़ाते हुए मैंने लैला की सफेद चादर थाम ली। वो रुक गई, बिना मुड़े बोली, ध्यान से चलो, ये जगह खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। कितना अंधेरा है यहाँ, सही से कुछ दिख ही नहीं रहा। कहते हुए मुझे एकदम से अजीब किस्म की खामोशी का एहसास हुआ। ऐसी खामोशी जिसकी अलग ही गूंज होती है, कानों में बजती हुई। मैंने माहौल को हल्का करने की गरज से कहा, लैला तुम्हारी बिल्ली तो बड़ी दादी के पास रह गई? मेरी बात पर लैला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ सेकंड रुकी, फिर मेरी तरफ पलट गई। उसकी गोद में वही स्याह बिल्ली थी। मैं बेसाख्ता घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। लैला वापस बेआवाज चलने लगी। सहन के बीचों बीच कुआं था जो अब इस्तेमाल में नहीं आता था। आधे कुएं का मुंह सीमेंट की मोटी तह से बंद कर दिया गया था और आधा खुला था। मैं कुएं के पास पहुंची तो जी में आया कि झांक के देखूं कि क्या है इसमें। लैला के साथ चलते हुए रुककर मैं कुएं के पास जाने लगी कि तभी जोर से आवाज आई,
मैं डर के वहीं खड़ी रह गई। लैला ने मुड़कर मुझे देखा और बोली, आज की रात भारी है, कहीं मत रुको, मेरे पीछे आओ। लैला की आवाज में फुसफुसाहट थी, जैसे वो नहीं चाहती थी कि कोई और उसकी बात सुने। आखिर ऐसा क्या था जो जाहिर नहीं हो रहा था, छुपा था। सहन पार करते हुए सर उठाकर मैंने स्याह आसमान को देखा और फिर सरसरी तौर पे मेरी नजर हवेली की दूसरी मंजिल की तरफ उठी तो वहीं ठहर गई। कोई झांक रहा था वहां से। वो मेरे देखते ही हट गया था। कोई साया, शायद सफेद कपड़ों में। वो हवेली के बंद हिस्से की खिड़की में खड़ा था। मेरा पूरा जिस्म सिहर उठा। मैं चिल्लाई, लैला! फिर अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। धीरे धीरे दोबारा खोली, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। मेरी आवाज सुनकर वो बिजली की तेजी से मुड़ी और मेरे कान के पास फुसफुसाई, सामने देखो, इधर उधर ध्यान मत दो। मैंने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उस बंद हिस्से की तरफ देखा। अब वहां कुछ भी नहीं था। अब मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था। सन्नाटों की दहशत भरी आवाज गूंज रही थी। मैंने अपने दिल को थपथपाकर हिम्मत दी और लैला से बोली, तुम चलो, मैं कुछ देर में आती हूं। मैं उसे वहीं छोड़कर उस राज को जानने के लिए आगे बढ़ गई जो मेरे जहन में हजार सवालों को जन्म दे रहा था। एक बार सच जान लूं तो डर दूर हो जाएगा। यही सोचकर मैं आधा सहन पार करके पिछले हिस्से की तरफ जाने लगी। उदास रंगत लिए पीला बल्ब रास्तों का पता दे रहा था। सच तो यह था कि काफी हद तक निडर और दलीलों पे बात करने वाली मैं आज डर रही थी। कुछ तो ऐसा था जो नॉर्मल नहीं कहा जा सकता था। खुद को हिम्मत बंधाते हुए समझाया और सीढ़ियों की तरफ आ गई। चौड़ा गलियारा, उसके अगल बगल दो तरफ को जाती सीढ़ियां। मैंने बाईं तरफ वाली सीढ़ी पे पहला कदम रखा। तभी बिल्लियों के रोने की आवाज आने लगी। मुझे झुरझुरी होने लगी। उनका रोना ठीक वैसा था जैसा किसी की मौत पे औरतों का रोना होता है। मैंने इधर उधर देखा तो नीचे एक लंबी लकड़ी पड़ी थी। न जाने क्या सोचकर मैंने उसे उठा लिया। धीमे धीमे पैर रखते हुए 6 सीढ़ियां चढ़ी थी कि एकदम से किसी के रोने सिसकने की आवाज आई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। कौन सिसक रहा था? मैं रुक गई। फिर से सिसकने की आवाज आने लगी। क्या वाकई ऊपर कोई है? अगर वो इंसान नहीं तो फिर क्या है? मैं उसी सीढ़ी पे खड़ी रही। बिल्लियों के रोने की आवाज सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे ऊपर खौफ तारी हो रहा था। मैं एकदम से वापस जाने के लिए पलटी के तभी वो सिसकी मेरे पास सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे कंधे से लगा रो रहा हो। दहशत से मेरा जिस्म पसीने में नहा उठा। खौफ से मेरी आंखें पानियों से भर गईं। मैं वापस जाना चाहती थी दादी के पास, उनकी दुआओं के साए में। दुआओं की बात दिमाग में आते ही मैंने जोर जोर से दुआएं पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में महसूस हुआ कि मेरा डर कम हो गया है और बिल्लियों का रोना बंद हो गया था। मगर हाँ, वो अब भी सिसक रही थी, रो रही थी। न जाने कौन थी वो। रोने की आवाज अब साफ ऊपर से आने लगी थी। मैं खुद को हिम्मत बंधाते हुए बाकी सीढ़ियां चढ़ने लगी। बिना आवाज किए धीमे धीमे चढ़ती हुई मैं फिर से रुक गई। मेरे पीछे कोई आ रहा था। किसके पैरों की आहट है? मैं बगैर मुड़े तेज आवाज में बोली, कौन है? मैंने डरते डरते निगाह घुमाई तो अचानक से कोई गायब होता दिखा। खौफ से मेरा जिस्म लरज उठा। मैंने अपनी बची खुची ताकत बटोरी और बाकी सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। ऊपर की मंजिल पर पहुंची तो क्या देखती हूं, रोशनी का नामो निशान नहीं। घुप अंधेरा और सन्नाटे का खौफनाक मंजर। मैं आंखें फैलाकर चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगी। ये शायद चौड़ा गलियारा था जिसके किनारे लाइन से कमरे बने हुए थे। अभी मैं अंधेरे में आगे बढ़ ही रही थी कि एक कमरे से हल्के उजाले की झलक सी आई। ठंड की शिद्दत से मेरे पैरों में कंपकपी होने लगी।
मैं बेआवाज चलती हुई उस रोशनी के करीब पहुंची। वो एक खिड़की थी जिसकी चौड़ी दरारों से रोशनी बाहर आ रही थी। मेरी आंखें उस दरार पे टिक गईं। अंदर का नजारा देखकर मैं खौफ से पीली पड़ गई। दिए की हिलती लौ में कई साए दिख रहे थे, सफेद कपड़े में काफी ऊंचे लंबे कद के साए। उनमें से कोई तस्बीह गिन रहा था, कोई तिलावत कर रहा था, जानमाज बिछी थी, कई सर सजदे में थे। मुझे अचानक से अपने चेहरे पर तेज तपिश मालूम हुई। दादी की बात फौरन याद आ गई, ये जिन थे, आग के बने हुए। अचानक बाहर से बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं कुछ देख पाती इससे पहले किसी ने मुझे जोर से घसीटा और मेरे चेहरे पर तेज थप्पड़ मारा। लहरा कर मैं दीवार से जा टकराई। सर में तेज चोट लगी। बेहोश होने से पहले देखा, लैला मुझे उठा के बाहों में समेट रही थी। सुबह की धूप मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंख खुल गई। मैंने आसपास देखा, दोनों दादियां मेरे करीब बैठी मेरा माथा सहला रही थीं। मेरे जागते ही दादी बोली, आलिया ठीक तो हो ना बच्चे? दादी, सर में तेज दर्द हो रहा है। मेरी दादी की आंखों में आंसू थे। वो बड़ी दादी से बोली, हम आज ही वापस जाएंगे, आलिया जिंदा है, यही क्या कम है। पलक झपकते ही रात वाला हादसा मेरी निगाहों में आ गया। मैं जल्दी से उठकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। मेरे चेहरे पर किसी पंजे के सुर्ख निशान मौजूद थे। मैं चुपचाप दादी के पास आ गई। वो बैग सही कर रही थीं। शायद इसी वक्त हम निकलने वाले थे। मैं लैला को ढूंढने लगी। वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने बड़ी दादी से कहा, लैला किधर है, दिख नहीं रही? बड़ी दादी ने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर बोली, लैला? कौन लैला? अरे लैला जो यहाँ रहती है, काली बिल्ली लिए चलती है, आप लैला को? आगे के लफ्ज मेरे हलक में अटक गए। मैं समझ गई थी। दादी धीमे से बोली, यहाँ न कोई लैला है न ही काली बिल्ली है। कहते हुए बड़ी दादी ने तस्बीह उठा ली। मैं चुपचाप वहीं बैठ गई। मेरा जहन सुन्न हो रहा था। दादी के साथ गाड़ी में बैठते हुए मैंने हवेली पर आखिरी निगाह डाली, फिर नजरें हटा ली। फिर न चाहते हुए भी दोबारा निगाह चली गई और खौफ से मेरी पुतलियां फैल गईं। उस बरगद के पेड़ पर बैठी हुई काली बिल्ली की घूरती नजरें मैं साफ देख रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।